नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी आने वाली एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और 100% यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी जानते हो कि 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ था और उसके बाद में अगर हम देखें तो जो राज्यसभा है उसकी सबसे पहली बैठक 1952 में होती है। तो अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की जो राज्यसभा की पहली बैठक है वो कब होती है, तो 1952 में होती है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि ये जो राज्यसभा है ना, ये राज्यसभा कैसा सदन है, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। राज्यसभा कैसा सदन है, तो ये स्थायी सदन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जो राज्यसभा है ना, ये कैसा सदन है, तो ये उच्च सदन है। कैसा सदन है, तो उच्च सदन है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और वहीं राज्यसभा जो है ना दोस्तों, ये उच्च सदन है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई जो राज्यसभा है इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो जो राज्यसभा है इसका आर्टिकल आपको याद रखना है दोस्तों, आर्टिकल 80 में आपको राज्यसभा के बारे में चर्चा मिलती है या राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके एक सिंगल क्वेश्चन में निकल कर आते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें ये बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह याद रखना है दोस्तों कि एक संविधान संशोधन हुआ था जो कि 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में होता है। 86वां संविधान संशोधन कब होता है, तो सन 2002 में होता है। इसके तहत क्या बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। फिर अगर आपसे पूछे कि ये बात कहाँ पर बताई गई, तो ये बात आपको मौलिक अधिकार में बताई गई दोस्तों। कहाँ पर बताई गई, तो मौलिक अधिकार में बताई गई। मौलिक अधिकार में बताई गई और मौलिक अधिकार में भी कहाँ पर इसका उल्लेख है, तो याद रखना है दोस्तों ये आर्टिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A कौन सा है, आर्टिकल 21A। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 21A को किसके तहत जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ा गया और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखो 2-3 चीजें यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ दोस्तों कि जो 74वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, तो 1992 में होता है। 74वां संविधान संशोधन क्या है, तो 1992 में होता है। इसके तहत क्या जोड़ा गया दोस्तों, तो जो 12वीं अनुसूची है ना, ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो याद रखना है दोस्तों जो आपका नगर पालिका है ना, इस नगर पालिका का जो नगर पालिका का उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में है, तो 12वीं अनुसूची में। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई 12वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो टोटल 18 विषय इसमें जोड़े गए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, 12वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए, तो 18 विषय जोड़े गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई जो कि नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो राज्यसभा होता है ना, इसका पदेन अध्यक्ष कौन सा होता है। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि भाई जो राज्यसभा है ये कैसा सदन है, तो राज्यसभा एक तो स्थायी सदन है। क्या है, एक तो स्थायी सदन है और एक आपका कैसा सदन है, तो एक आपका उच्च सदन है। और दोस्तों ये जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है ना, ये अध्यक्ष कौन होता है, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। मतलब जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो सीधा सीधा राज्यसभा का अध्यक्ष भी बन जाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि ये जो उपराष्ट्रपति होता है ना, इस उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है, उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है ना, ये उपराष्ट्रपति का जो वेतन है इसके बारे में संविधान में कहीं से कहीं तक प्रावधान नहीं है। मतलब जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसको उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, उसको वेतन किसका मिलता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष
अध्यक्ष होना का उसको वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो याद रखना है, उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है और इसको राज्यसभा के अध्यक्ष का ही वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का। अगला, निम्न में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से 2-3 चीजें आपको क्लियर करवाऊंगा कि मान लो भारत का संविधान आज बनकर तैयार हो गया और भारत के संविधान में अगर मौलिक अधिकार में कुछ भी परिवर्तन करना है तो ये शक्ति किसके पास है दोस्तों? तो याद रखना, ये शक्ति आपका संसद के पास है। किसके पास है? तो ये शक्ति आपका संसद के पास है, संसद के पास है। अब संसद आप एक सिंगल मत समझना। अगर आपसे पूछे ना भाई संसद में कौन कौन होता है, तो संसद के टोटल 3 अंग होते हैं। एक तो भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति हो गए, एक आपकी लोकसभा हो गई, कौन हो गई? आपका लोकसभा हो गई, और एक आपका राज्यसभा हो गई, राज्यसभा हो गई। ये तीन आपके पॉइंट या 3 आपके जो सदस्य होते हैं, ये संसद के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया गया, और ये तीनों की अनुमति अगर होगी तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। अगला, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं रही? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो संविधान सभा है ना, इस संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो टोटल आपके 389 सदस्य थे। अगर आपसे पूछे कि भाई इसमें फीमेल कितनी थी, तो याद रखना है दोस्तों इसमें टोटल 15 महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। और अगर आपसे पूछे ना तो इसमें जो नेली सेन गुप्ता है ना, ये नेली सेन गुप्ता संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है। बाकी दक्षिणायनी वेलेदन, बेगम एजाज रसूल और लीला राय, ये सब के सब आपका संविधान सभा की सदस्य रही है। तो टोटल 15 महिलाएं संविधान सभा में थी, 389 टोटल सदस्य थे, उसमें से आपका 15 क्या थी? तो महिलाएं थी। अगला, नए राज्य के निर्माण, राज्य के नाम में परिवर्तन करने के लिए किस अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मान लो भारत में कोई भी नया राज्य बन रहा है या उसके नाम में परिवर्तन हो रहा है, तो याद रखना है हम कौन सी अनुसूची में परिवर्तन करेंगे? तो जो पहली अनुसूची है ना, इस संविधान की पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों कि संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां है? तो टोटल आपकी 12 अनुसूचियां है। और अगर भारत में कोई भी राज्य का नाम बदल रहे, राज्य में परिवर्तन कर रहे हैं, तो हम कौन सी अनुसूची में परिवर्तन करेंगे? तो जो सबसे पहली वाली अनुसूची है ना, इसमें परिवर्तन करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपसे अगर पूछे कि भाई भारत में नए राज्यों का निर्माण कर रहे, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर रहे, तो ये शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति भी आपका संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। मतलब अगर मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर रहे या अगर आप नए राज्य बना रहे, उनके नाम में परिवर्तन कर रहे, तो ये सारी की सारी शक्तियां किसके पास है? तो ये संसद के पास में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया? अब अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपका संविधान है ना, इस संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन अगर आपसे पूछे तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहाँ से लिए, तो नीति निर्देशक तत्व जो है अपन ने आयरलैंड से लिए। कहाँ से? तो आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व संविधान में कहां से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि भाई ऑस्ट्रेलिया से अपन ने क्या लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से आपको याद रखना है दोस्तों जो समवर्ती सूची है ना, ये समवर्ती सूची अपन ने कहां से ली? तो ऑस्ट्रेलिया से ली। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया, तो याद रखना है दोस्तों आज हम संविधान में जितने भी संशोधन करते हैं ना, तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये संशोधन की प्रक्रिया अपन ने कहां से ली? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जिस प्रकार से संशोधन होता है उसी प्रकार से भारत में होता है। और कनाडा से क्या लिया? तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है ना, केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है, ये प्रावधान अपन ने कनाडा से लिया। तो इसको क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि पूरे विश्व का सबसे पहला
पूरे विश्व का सबसे पुराना संघ कौन सा है, तो ये आपका यूएसए है दोस्तों, यूएसए है। और अगर आपसे पूछे ना कि सबसे पहले लिखित संविधान की रचना किसने की, तो सबसे पहले लिखित संविधान की रचना भी आपका किसने की, तो यूएसए के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान आपके कहाँ का है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान आपके इंडिया का है, आपके भारत का है, आपके प्यारे देश भारत का है। तो ये चीजें आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला, संविधान का कौन सा भाग संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों की प्रक्रिया, विशेष अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक चीज यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों कि आपका संविधान का जो भाग 5 है ना, इस भाग 5 में किसके बारे में वर्णन दिया गया, तो जो संसद है ना, संसद, इस संसद के बारे में वर्णन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो संविधान के भाग 5 में देखने को मिलता है, संविधान के भाग 5 में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको याद बता रहा हूँ। यहाँ पर एक शब्द आपको याद रखना है, सरल। क्या याद रखना है? सरल। अब इस सरल से आपको तीन चीजें 79, 80 और 81, 79, 80 और 81 क्या याद रखोगे? सरल से आपको क्या याद रखना है? 79, 80 और 81, ये तीन आपको क्या हो गए, तो ये तीन आपको आर्टिकल याद हो गए। क्या याद हो गए? तीन आर्टिकल 79, 80 और 81। अब बात आती है कि होते क्या है, तो 79 का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो 79 में किसका प्रावधान होगा? संसद का। 80 में ला फोर क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। और ला फोर क्या हो जाएगा, तो लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। मतलब सरल एक शब्द अपन ने याद रखा है। सरल से 79, 80, 81 तीन आर्टिकल अपने को याद हुए। सा फोर संसद हो जाएगा, रा फोर राज्यसभा हो जाएगा और ला फोर लोकसभा हो जाएगा। तो तीन आर्टिकल भी आपको याद हो गए और तीनों चीजें भी आपको याद हो गई। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की योग्यता क्या है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि जो राज्यपाल होता है ना, ये राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर उसको राज्यपाल बनाना है तो उसकी उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और वो कहाँ का व्यक्ति होना चाहिए, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसमें क्या योग्यता है, तो इसमें पहली जो योग्यता है बिल्कुल सही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 45 वर्ष बिल्कुल गलत है। विधायिका के रूप में सेवा बिल्कुल गलत है। और कम से कम स्नातक होना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है, बस वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि हम जितने भी विधायक क्या करते हैं, हम विधायक को वोट देते हैं। अब ये सारे विधायक इकट्ठे होकर क्या करते हैं, तो अपने में से एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं, तो अपने में से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मुख्यमंत्री। और दोस्तों ये जो सारे विधायक होते हैं और ये जो मुख्यमंत्री होता है, ये सब मिलकर कहाँ बैठते हैं, तो ये विधानसभा में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं या विधानमंडल में बैठते हैं। और याद रखना है जो मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ते है ना, ये भी कौन तय करती है, तो राज्य की विधानमंडल तय करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है? अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, यहाँ पर इसका कोई भी हाई कोर्ट नहीं है। अब इसका अगर हाई कोर्ट नहीं है तो ये कहाँ जाएंगे, तो ये इसके पास में पड़ता है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, तो ये पश्चिम बंगाल में जाएंगे। और पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पर, तो कलकत्ता में आपका अंडमान निकोबार का क्या है, तो हाई कोर्ट है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ पर है? अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? हरित न्यायाधिकरण। क्या है? हरित न्यायाधिकरण। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको बताना है भाई इसका मुख्यालय तो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। अब देखो यहाँ पर सारे चीजें मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। अगर आपसे पूछे कि भाई यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछे कि भाई भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भी कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो मुख्यालय वो भी कहाँ पर है, तो वो भी आपका दिल्ली में। अगर आपसे पूछे कि भाई सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सूचना आयोग का मुख्यालय भी कहाँ पर है, दिल्ली में। अगर आपसे पूछे भाई ओबीसी आयोग हो गया, जितने भी आयोग है ना दोस्तों, इन सारे आयोग का जो मुख्यालय है वो आपको दिल्ली ही लगाना है। सबका अधिकतर का दिल्ली है, कुछ एक दो नहीं है, पर बाकी आपको दिल्ली याद रखना है।
भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? अब वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है कि जो वित्त आयोग है इसका गठन भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, इस यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। निम्न में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य सूचना आयोग का गठन किसके कारण हुआ। तो एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था 2005 का सूचना अधिकार अधिनियम। ये 2005 का जो सूचना अधिकार अधिनियम है ना, इसी के तहत हर राज्यों में सूचना आयोग का गठन किया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अब यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी आयु पद पर बने रहते। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है ना, इसकी जो रिटायरमेंट की आयु होती है वो कितनी होती है दोस्तों? तो 65 वर्ष की होती है। सॉरी, कितने होती है? 65 वर्ष की। देखो, इनका अगर आपसे पूछे कि भाई कार्यकाल कितने साल का होता है, तो इनका जो कार्यकाल होता है ये तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन इनकी रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? तो 65 वर्ष की होती है। मतलब 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अगर ये 65 वर्ष के हो जाते हैं तो फिर इनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो मैंने अभी आपको बता दिया, राष्ट्रपति के द्वारा होती है यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति। स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों, ये मोरारजी देसाई बने थे। मोरारजी देसाई बने थे। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे स्वतंत्र भारत के। भारत में मतदान की आयु क्या है? अब देखो, आप सभी को पता होगा कि भाई भारत में वोट देने की आयु कितनी है। तो वोट देने की आयु 18 साल है। ये क्वेश्चन लेने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि 61वां संविधान संशोधन सन 1982 की हम बात करें, क्या हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1982 की हम बात कर रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। अब याद रखना है, 1982 के पहले हम बात करें ना दोस्तों, तो वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन किया गया और 61वें संविधान संशोधन के तहत जो वोट डालने की उम्र है ना, ये कितनी की गई है? तो 18 वर्ष की गई है। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों, ये आज के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी पॉलिटी के। सारी चीजें मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको कवर करवाई है। क्लास जरूर देखना, पूरी क्लास देखना है, ठीक है? तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।